हाय बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो बेहतरीन टॉपिक हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये क्या होते हैं इनको मुझे बताना है और इनके बीच रिलेशन भी बताना है। थोड़ा सा इजी कर दूंगा इसको, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की ताकत रखता हूँ। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग ध्यान दीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीज़ तो बड़ी फेमस हैं। एक तो है मेटल, जिसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, है ना, और एक होता है लाइगेंड। देखो यहाँ पर मेटल के साथ 3 लाइगेंड अटैच हो गए, तो आप लोग क्या करोगे, ये नहीं बनने का Ml3। मेटल के साथ 3 लाइगेंड हो गए Ml3। 11th क्लास में या उससे बाद में आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम, और पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। उसको लिखते टाइम प्रोडक्ट ऊपर कर देते हैं, रिएक्टेंट नीचे लिख देते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लूँगा β3, जिसको मैं बोलूँगा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जो पूरी एक रिएक्शन को एक ही स्टेप में कर दिया जाता है ना, ओवरऑल रिएक्शन एक ही बार दिखाई जाती है, तो उसके लिए हम जो कांस्टेंट लिखते हैं उसको बोला जाता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बाकी आपको एक बात बता दूं मैं, ये रिएक्शन 3 तरीके से भी हो सकता है, मतलब 3 स्टेप में भी हो सकती है। देखो ये चीज़ देखो, एम एल के साथ अटैच हो गया, एम एल बन गया। अब एम एल नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, एम एल एल के साथ कंबाइन हो गया, Ml2 बन गया। अब Ml2 मतलब Ml2 एक एल के साथ और कंबाइन हो जाएगा, Ml3 बना भैया, यही Ml3 तो बना, ये भी तो Ml3 बना है। लेकिन वो जो रिएक्शन हुई थी वो एक साथ एक स्टेप में हो गई थी, ये अलग अलग स्टेप में हुई। तो इसको इसके लिए जो लिखूंगा वो होगा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि स्टेप्स में हो रही है, और ये है, इसके लिए लिखूंगा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बाकी लिखने का तरीका सीख लो, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। देखो β3 इज इक्वल टू क्या किया मैंने, Ml3 रख दिया, प्रोडक्ट नीचे रखे, रिएक्टेंट नीचे रखा जाएगा, लिख दिया मैंने M लिख दिया और L। बस एक शानदार बात, जो भी ये नंबर लिखी होती है ये पावर बन जाती है, और मैंने बना दी। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में β3 क्या है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक, अब मैं लिखूंगा क्या, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसका एक स्टेप हुआ K1 लिखूंगा, और वही प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। फिर क्या होगा, इसका लिखूंगा प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, लिखता हुआ रहा हूँ। देखो Ml2 ऊपर रख दिया, नीचे रख दिया। उसके बाद क्या करूँगा, समझ गए, इसको ऊपर रख दिया, इसको नीचे रख दिया। तो ये क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स, और ये क्या है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब आपको क्या करना है, इनके बीच रिलेशन निकालना है। ध्यान से सुनो, ये β3 है, अभी तो वो लिखा था आपने, β3 इज इक्वल टू Ml3/Ml। इसकी पावर कितनी लगाई थी, 3 लगाई थी ना। एक काम करो आप लोग, इसमें Ml से मल्टीप्लाई कर दो, Ml से डिवाइड कर दो। देखो Ml से Ml कैंसिल, Ml2 से Ml2 कैंसिल, तो बात तो एक ही ना, निकल के तो यही आएगा। इसीलिए मैंने इससे अगर मल्टीप्लाई किया तो इससे डिवाइड भी तो कर दिया, ताकि कोई फ़र्क ना पड़ सके, क्योंकि ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं नीचे वाली चीज़ों को कैंसिल करके 1 लेकर आ रही हैं। क्लियर हुआ क्या? तो ये मैंने कर दिया, Ml से मल्टीप्लाई कर दिया और Ml से डिवाइड कर दिया इस पूरे को। अब आप लोग ध्यान दो, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, Ml2 Ml3 लिख दूँ, ये लिख दिया मैंने। देखो Ml Ml Ml2 Ml2 Ml3। ठीक, अब एक बात और गौर करो, M Ml Ml2, M लगाओ इसके नीचे, Ml लगाओ इसके नीचे, और Ml2 लगाओ इसके नीचे। रह कौन जाएगा, L, जिसकी पावर कितनी है 3। इसको बाद में देखते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में आया ना। M इसके नीचे, Ml इसके नीचे, Ml2 इसके नीचे, ये लगा चुका। M Ml Ml2, ये जो L की पावर 3 थी, मतलब 3 बार L लिखना है, लिख दिया लिख दिया लिख दिया, क्योंकि ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके L की पावर 3 ही बनाएंगे। तो इसका तो इलाज मैंने कर दिया था, M Ml Ml2 का, L3 का क्या कर दिया मैंने, L L L, है ना। ये चीज़ देखो, ये कहाँ रखी हुई है यार, ये तो Ml/M, ये तो ये रखा हुआ, ये चीज़ कहाँ रखी हुई है, ये वाली Ml2 Ml, ये तो ये रखा हुआ। ये चीज़ कहाँ रखी हुई है, ये तो ये रखा हुआ। तो क्यों ना मैं इनकी जगह K1 K2 K3 लिख दूँ, कर तो दिया। β3 इज इक्वल टू K1 K2 K3। ये 3 क्या बता रहा, 3 लाइगेंड है, 3 लाइगेंड है। आया क्या, β3 इज इक्वल टू K1 K2 K3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
और अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है बल्कि बहुत सारी हैं, ये वाला बीटा एन पता नहीं कितने होंगे, तो रुकना नहीं है, K1 K2 K3 कहाँ तक आया नहीं, ये रिलेशन मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया, इसी के ऊपर क्वेश्चन था। तो ये बताते क्या हैं, अब ये भी सवाल है, इनका यूज़ कहाँ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जिन कंपाउंड के लिए इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी निकालने के लिए बीटा का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल उठता है कि भाई हम स्टेबिलिटी कैसे पता लगाएंगे, क्या इनकी कोई वैल्यू होती है। वैल्यू होती है, आप लोगों को याद नहीं करनी, आप लोगों को याद क्या करना है वो सुनो। ये आ गया है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी जानने के लिए आप लोगों को 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज, इसको याद रखना है। देखो आप लोगों को 2 एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, K4FeCN6 और K3FeCN6। Fe पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैसे निकालोगे, इसकी जगह आप लोग X रख दोगे, एक CN पर एक नेगेटिव, 6CN पर 6 नेगेटिव होगा, एक पोटेशियम पर एक पॉजिटिव, 4 पोटेशियम पर 4 पॉजिटिव होगा, तो 4 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव कितना बचेगा, 2 नेगेटिव, इधर क्या रखा हुआ था 0, तो इन दोनों की लड़ाई होने के बाद जो 2 नेगेटिव बचेगा वो इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव, इसका मतलब F पर कितना आ रहा है 2 पॉजिटिव, थैंक गॉड। अब इधर आ जाओ, इधर मैं रख दूंगा X, एक CN पर एक नेगेटिव, 6CN पर 6 नेगेटिव, एक K पर एक पॉजिटिव, 3K पर 3 पॉजिटिव, इधर क्या रखा हुआ है 0, ये सारा प्लस लग रहा है बीच में, तो +3 और -6, -3 बचेगा, इधर जाकर क्या हो जाएगा +3, तो ये क्या आ जाएगा Fe पर +3 हो जाएगा। सब कुछ सेम है, बस Fe पर 2 पॉजिटिव है, F पर 3 पॉजिटिव है। पॉइंट नोट कर लो अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो। सेंट्रल मेटल एटम पर जितना ज़्यादा चार्ज होता है कंपाउंड उतना स्टेबल होता है। तो इन दोनों के अंदर ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज की नंबर ज़्यादा है। तो पता आपको क्या कहना, इसका बीटा ज़्यादा है, इसका बीटा कम है। वैल्यू याद मत करना, मेरे भी याद नहीं है वैल्यू। समझ में आया, इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा है और इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम है। वैल्यू मत याद करना। बाकी आपको बता दिया कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होता है कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। दूसरा, चिलेशन, रिंग बनाना। आपको मालूम होगा एक बाइडेंटेट लाइगेंड होता है, बाइडेंटेट लाइगेंड। ठीक, बाइडेंटेट का एग्जांपल ये देखो मैंने आपके सामने लिखा CuNH3 होल 4 SO4, ये भी एक कंपाउंड है। मैंने क्या किया, मैंने NH3 की जगह लगा दिया EN, इथाइलिन डाईएमाइन। ये एक बाइडेंटेट लाइगेंड है। बाइडेंटेट इसको बोलते हैं जिसमें 2 डोनर एटम हो। स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, ऐसी होती है CH2 CH2 NH2 NH2, ये पूरा एक है, ये पूरा का पूरा एक EN है। एक EN में कितने N आ रहे हैं, 2, तो EN कितने हैं 2, कितने हो गए 4 हो गए ना, 4 नाइट्रोजन हो गए। इस अकेले में 2 थे, एक NH3 में एक ही होता है, तो मुझे NH3 जैसे कितने लेने पड़े 4। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, 4 लेने पड़े। ठीक, और यहाँ पर क्या करना पड़ा, EN 2 से ही काम चल गया। ठीक, तो ये जो EN है, ये देखो ये रहा कॉपर, ले लोन पेयर और ले लोन पेयर, ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एक रिंग बन जाती है। इसको तो बोलते हैं चिलेट, इसको बोलते हैं चिलेट। लेकिन अगर Cu है और यहाँ NH3 है और NH3 है, तो वो ऐसा ले लोन पेयर कोई रिंग नहीं बन पाती। इस रिंग को क्या बोलते हैं, चिलेट। चिलेट कौन बना रहा है, ये वाला EN वाला। तो इसका मतलब आपको एक सेंटेंस बोल दूं, जिन कंपाउंड के अंदर चिलेशन होता है या जिन कंपाउंड के अंदर बाइडेंटेट लाइगेंड होते हैं, डाइडेंटेट लाइगेंड होते हैं, वो कंपाउंड उतने स्टेबल होते हैं। तो इन दोनों के अंदर स्टेबिलिटी कौन बता रहा है, डाइडेंटेट। उसमें कौन बता रहा था, उसमें तो कोई डाइडेंटेट नहीं था बल्कि क्या था, चार्ज। बात समझ में आई नहीं, तो फिर वही बात, इसका बीटा ज़्यादा होगा, इसका बीटा कम होगा। वैल्यू याद मत करना। बेसिसिटी ऑफ लाइगेंड, आपको एक सीरीज पढ़ाई हुई सर ने, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं याद है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाना, वहाँ मैंने इसको याद करने की ट्रिक बता रखी है। उसके अंदर लाइगेंड को सजाया गया है, जैसे यहाँ NH3 है, EN है, CO, बहुत सारे लाइगेंड लगाए गए हैं उनकी ताकत के बेस पे। सबसे ज़्यादा ताकत उनकी है जो राइट साइड रखे हुए हैं। जितना लेफ्ट साइड आओगे उनकी ताकत उतनी कम होती चली जाती है। राइट साइड जितना जाओगे इनकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा है। राइट साइड जितना, लेफ्ट साइड जितना होगी इनकी एसिडिटी ज़्यादा है। कंपाउंड के स्टेबल होने के लिए लाइगेंड का बेसिक नेचर बहुत ज़रूरी है। समझ में आया नहीं, तो जितना ज़्यादा लाइगेंड बेसिक होगा कंपाउंड उतना स्टेबल होगा। आपके पास फिर से मैंने कंपाउंड दे दिए, CuNH3 होल 4 SO4 और CuCO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है। कभी इसको कोबाल्ट समझ लो, ये भी 4, ये भी 4। तो इसके अंदर अब आंसर क्या दोगे आप लोग, देखो यहाँ NH3 वो नहीं है चिलेट वाला, मतलब जैसे यहाँ था,
ना ये चिलेट बनाता ना ये चिलेट बनाता। यहाँ भी कॉपर, यहाँ भी कॉपर। अब आपको आंसर पता कहाँ से देना है? इस सीरीज से देना है। इस सीरीज में सबसे राइट साइड में CO रखा हुआ है। सीरीज का नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर, ठीक। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये क्या रखा हुआ है? NH3। जितना आप राइट साइड पहुंचोगे इसकी स्टेबिलिटी या ये कंपाउंड को उतना स्टेबल बना देगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें ऐसा लाइगेंड आ रहा है जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। इसकी बेसिसिटी ज़्यादा क्यों है? आपको ये सीरीज़ याद करनी होगी। तो इसका बीटा ज़्यादा है और इसका बीटा क्या है? कम। वही मतलब जिसका जितना ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा होता है वो उतना स्टेबल होता है। अब स्टेबल कहाँ से किस तरह निकालूँ? ये 3 पॉइंट लगाने हैं स्टेबिलिटी जानने के लिए। इन 3 पॉइंट को लगाकर जो आप लोग जितना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड पाओगे उसका कह देना बीटा इतना ही ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूँ। आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनवानी है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं बना कर दूंगा। थैंक यू।